कभी सोचा है कि किसी भी देश के कानून की बुनियाद आखिर बनती कैसे है? अक्सर ये बड़े बड़े बदलावों के दौर में ही होता है। तो चलिए आज हम 19वीं सदी के भारत की कहानी समझते हैं, जहां कानूनों के एक अजीब से जंगल से निकलकर मॉडर्न इंडियन लॉ के ढांचे की पहली ईंट रखी गई थी। आज की हमारी बातचीत इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम देखेंगे कि कैसे उस उलझे हुए कानूनों के जंगल को एक सिस्टम में लाया गया और कैसे इसने उस गवर्नेंस की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के शुरुआती भारत से। जरा उस दौर को इमेजिन कीजिए जहां कानून कोई सीधी साफ चीज नहीं बल्कि एक उलझा हुआ जाल था। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां ऑर्डर की, एक व्यवस्था की सख्त जरूरत थी। जरा सोचिए इस स्थिति के बारे में। एक ही जगह पर इंग्लिश लॉ, हिंदू शास्त्र, इस्लामिक शरिया और ना जाने कितने स्थानीय रीति रिवाज सब एक साथ चल रहे थे। किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा कानून कब लागू होगा। इससे रोजमर्रा की जिंदगी और व्यापार में एक अजीब सी अनिश्चितता बनी रहती थी। मतलब कंप्लीट कंफ्यूजन। तो इस लीगल केओस को सुलझाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया सामने आया, कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण। सीधे शब्दों में कहें तो सारे बिखरे हुए कानूनों को इकट्ठा करके एक साफ सुथरा लिखा हुआ सिस्टम बनाना। और इस आइडिया के सबसे बड़े सपोर्टर थे इंग्लिश थिंकर जेरेमी बेंथम। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोडिफिकेशन की जरूरत ही क्यों थी? देखिए, इसका मकसद सिर्फ कानून लिखना नहीं था, बल्कि एक सिस्टम लाना था ताकि सबको कानून पता हो, चीजें प्रिडिक्टेबल हों। इससे जजों की मनमानी पर भी रोक लगती और इंडियन ट्रेडिशंस को भी एक क्लियर फ्रेमवर्क मिलता। और व्यवस्था की इसी जरूरत ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े लीगल एक्सपेरिमेंट्स में से एक को। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही जरूरी कानून से हुई जिसने भारत को एक तरह से एक लीगल लेबोरेटरी बना दिया। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के लिए कानूनों को कोडिफाई करने का रास्ता खोला। और इसी के ठीक बाद 1834 में लॉर्ड मैकाले के लीडरशिप में पहली लॉ कमीशन बनी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। मैकाले का ये फेमस कोट सब कुछ कह देता है। वो इंडिया को एक ऐसी जगह की तरह देख रहे थे जहां कानून के नए नए प्रिंसिपल्स को टेस्ट किया जा सकता था। अब ये सोच एक तरफ तो प्रोग्रेसिव लगती है, लेकिन दूसरी तरफ ये इंडिया को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की चीज की तरह भी देखती है। और इस फर्स्ट लॉ कमीशन ने काम भी कमाल का किया। उन्होंने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड जैसे फाउंडेशनल लीगल कोड्स के ड्राफ्ट तैयार किए। खासकर आईपीसी एक ऐसी अचीवमेंट थी जो आज भी इंडियन लॉ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन एक बट था इस कहानी में। इतनी मेहनत के बावजूद इन ड्राफ्ट्स को लागू करने में सालों लग गए। ये बस फाइलों में ही पड़े रहे। नतीजा? कई क्रिटिक्स ने इसे एक महंगी और नाकाम कोशिश करार दिया। तो इस फेलियर से सीखकर जब 1853 में सेकेंड लॉ कमीशन आई, तो उन्होंने अपना अप्रोच ही बदल दिया। जैसा कि इस कंपैरिजन में साफ दिख रहा है, उन्होंने स्क्रैच से कानून बनाने की बजाय इंग्लिश लॉ को इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट करने पर फोकस किया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज को कोडिफाई ना करने की सलाह दी। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये महसूस किया गया कि सिर्फ कानूनों का कंटेंट बदलना काफी नहीं है, बल्कि कानून कैसे बनाए जाते हैं उस प्रोसेस को सुधारना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, 1861 से पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, वो एक तरह से बस नाम की थी। उसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था और वो अक्सर सरकार के काम में अड़चने पैदा करती थी। तो 1861 के एक्ट ने बदलाव लाना शुरू किया। पहला कदम छोटा सा था पर इम्पोर्टेंट था। वाइसरॉय की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ये एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाने की दिशा में एक कदम था। और फिर आया एक गेम चेंजर, पोर्टफोलियो सिस्टम या विभाग प्रणाली। लॉर्ड कैनिंग ने ये सिस्टम शुरू किया, जिसमें काउंसिल के हर मेंबर को एक खास डिपार्टमेंट जैसे होम, रेवेन्यू या लॉ का इंचार्ज बना दिया गया। कह सकते हैं कि ये एक मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत थी। कुल मिलाकर 1861 का एक्ट डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को शामिल किया गया, जिनमें कुछ इंडियंस भी थे। बॉम्बे और मद्रास को उनकी लॉ मेकिंग पावर्स वापस मिली और नई प्रोविंशियल काउंसिलें भी बनाई गई। अब आगे बढ़ते हैं 30 साल 1892 में। सिस्टम फिर से इवॉल्व हुआ
और इस बार रिप्रेजेंटेशन की दिशा में एक और छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जैसा कि ये चार्ट साफ दिखा रहा है, काउंसिल्स का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1861 में जहां मैक्सिमम 12 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, वहीं 1892 तक ये संख्या 16 हो गई। इसका मतलब था अब और ज्यादा लोगों के लिए और ज्यादा विचारों के लिए जगह बन रही थी। पर नंबर्स से भी बड़ी बात थी एक नई पावर का मिलना। ये बहुत बड़ी चीज थी। पहली बार काउंसिल के मेंबर्स को सरकार के एनुअल फाइनेंशियल बजट पर खुलकर सवाल उठाने और बहस करने का अधिकार मिला। ये लेजिस्लेटिव ओवरसाइट का एक फंडामेंटल पहलू है और इसकी शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन हाँ, इस पावर पर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। जैसा कि ये स्टेप्स दिखा रहे हैं, सवाल पूछने का प्रोसेस काफी लिमिटेड था। 6 दिन का नोटिस दो, सवाल पूछो और बस, कोई फॉलोअप क्वेश्चन नहीं, कोई आगे की बहस नहीं। और इसी एक्ट में एक और ऐतिहासिक चीज हुई। ये भले ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन इंडिया की लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इलेक्शन के प्रिंसिपल की ये पहली दस्तक थी। अब यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जैसी बॉडीज की सिफारिश पर मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाने लगा। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की एक शुरुआत थी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। इन 60 सालों में आखिर कैसी नींव रखी गई? ये एक ऐसी विरासत थी जिसमें इनोवेशन भी थे और साथ ही गहरी सीमाएं भी थीं। ये टेबल एक तरह से हमारे सफर की समरी है। कानूनों को लिखने के एक्सपेरिमेंट से शुरुआत हुई, फिर कानून बनाने वाली बॉडीज बनी और आखिर में रिप्रेजेंटेशन का बीज बोया गया। हर एक्ट एक मील का पत्थर था जो इंडिया को धीरे धीरे एक मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम की ओर ले जा रहा था। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। ये 19वीं सदी के ढांचे अपने इनोवेशंस और अपनी सीमाओं के साथ आज भी इंडियन लॉ और पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं? कोडिफिकेशन का आइडिया, पोर्टफोलियो सिस्टम और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की जड़ें, ये सब आज भी मॉडर्न इंडिया के स्ट्रक्चर्स में मौजूद हैं। ये एक ऐसी लेगेसी है जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है।